हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। वीडियोस के नीचे एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है कि सर एमपी सुपर 100 एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि एमपी सुपर 100 एग्जाम से रिलेटेड हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम बात करने वाले हैं कि एमपी सुपर 100 एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पेपर किस तरीके का आता है। उसके बाद बात हम करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तीसरा पॉइंट है हमारा बुक्स। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इस पेपर के लिए कौन सी बुक खरीदें, किस बुक से पढ़े, तो उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। एंड इसके बाद जो प्रीवियस पेपर है वो आपको कैसे मिल सकते हैं, आपको उनको किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी भी जानकारी दूंगा। एंड सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि इस पूरे एग्जाम की आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आई होप कि आप सभी लोगों के जो 10th के एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे गए होंगे और आपके अच्छे मार्क्स हैं उसमें आ जाएंगे। एंड एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि अब आपके जो सुपर 100 एग्जाम में 10th के मार्क्स हैं वो नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। 2023 में आपके सुपर 100 एग्जाम में 10th के जो बोर्ड के मार्क्स थे उनको नहीं जोड़ा गया था। तो अब आपके बोर्ड में कितने भी मार्क्स हों आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। देखो पहले क्या होता था कि अगर आपके 70% से ज़्यादा है तभी आप इस परीक्षा का फॉर्म है वो डाल सकते थे। फिर उन्होंने कुछ कम करके 60% कर दिया था और अब उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। मतलब आप क्लास 10th में आपके कितने भी नंबर हो आपको ये पेपर है वो देने को मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न हमने तीनों पेपरों का लिखा हुआ है। देखिए सुपर 100 एग्जाम में आपको ये 3 पेपर होते हैं। पहला होता है आपका JEE का, है ना। इसके बाद सेकंड होता है आपका नीट का और थर्ड होता है आपका क्लेट का। अगर हम JEE की बात करें, JEE से बच्चों का सिलेक्शन IIT में होता है इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो JEE के पेपर के लिए आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जो कि 30 नंबर की रहती है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी कितने आते हैं, 30 ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहता है। तो टोटल 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चनों की संख्या क्या होगी, 30 होगी। केमिस्ट्री भी आपकी 30 नंबर की आती है, केमिस्ट्री मीन्स रासायनिक विज्ञान, तो ये भी आपकी 30 नंबर की आएगी। एंड जो आपकी मैथ रहेगी, गणित रहेगी, वो आपकी 40 नंबर से आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 क्वेश्चन रहेंगे। और मार्क्स कितने रहेंगे, तो मार्क्स आपके टोटल रहेंगे 100, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है वो पेपर में आता है। एंड पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। मीन्स आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरीके का और उसके ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, A B C और D। इसमें से मान लीजिए बी ऑप्शन सही है तो आपको बी ऑप्शन को OMR सीट पर भरना होता है, ठीक है। जो आप आंसर लिखोगे वो OMR सीट पर लिखोगे। जैसे जो गोले वाली सीट रहती है उसमें आपको ऐसे गोले को भरना है। तो इस तरीके का आपका पेपर आता है। JEE में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर की फिजिक्स, 30 की केमिस्ट्री और 40 नंबर की मैथ। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं नीट की। तो नीट और JEE का जो पेपर होता है वो दोनों सेम ही होते हैं, बस उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। देखिए जो JEE का पेपर उसमें आपकी 40 नंबर की मैथ आती है, लेकिन नीट के पेपर में आपकी 40 नंबर की बायोलॉजी आती है। बाकी आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो सेम रहता है। बायोलॉजी बस इसमें आपकी ऐड हो जाती है जो कि 40 नंबर की आती है, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो 100 नंबर का ही रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं क्लैट पर। देखो जो क्लैट का पेपर है वो पूरा डिफरेंट आता है इन दोनों पेपरों के। क्लैट में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आते हैं आपकी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आपको अनसीन दी रहेगी और आपको अनसीन को पढ़ के आंसर है वो देने होते हैं। अनसीन पैसेज आते हैं 25 नंबर के। तो इंग्लिश आएगी आपकी 25 मार्क्स की। फिर आती है आपकी मैथ, मैथ आती है 25 मार्क्स की। फिर इसके बाद आती है आपकी GK एंड CA। अब CA का मतलब चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, CA का मतलब है करंट अफेयर, ठीक है। आपने सुना होगा करंट अफेयर्स क्या होते हैं। तो जो फिलहाल में घटनाएं होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स बोलते हैं। एक कंपटीशन में इस वर्ड को ज़्यादा यूज किया जाता है। तो GK और करंट अफेयर मिला के आपके 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर आपकी 25 नंबर की आती है सोशल साइंस। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो इस तरीके से ये भी पेपर आपका 100 नंबर का होता है और इसमें ये चारों सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश आती है, मैथ आती है, GK एंड जो करंट अफेयर्स हैं वो आते हैं और सोशल साइंस आती है। इन तीनों एग्जाम्स में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो सेम रहता है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा
एंड आंसर आपको OMR शीट पर ही लिखने होंगे। तो आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। इस परीक्षा का सिलेबस क्या है? तो देखिए, जो इसका ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो उन लोगों ने तो सिर्फ इतना ही बताया हुआ है कि जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि कक्षा 10वीं के स्तर का आएगा, यानी कि जो क्लास 10 का सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैं आपको रियल बात बताऊं, ठीक है, मैंने काफ़ी साल से मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बच्चों को करा रहा हूं एंड काफ़ी सारे आप पेपर भी एनालाइज करोगे तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि इस परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्लास 10th का एडवांस है, ठीक है। और लेवल कौन सा है आपका? 11th का लेवल है। जैसे कि मान लीजिए आपके में क्लास 10th में एक चैप्टर है मोशन, मोशन यानी कि गति। तो जो आपने क्लास 10th में मोशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है बेटा, उससे नहीं आएगा आपका, उससे थोड़ा सा एडवांस रहेगा, ठीक है। जो आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर में उससे थोड़ा सा एडवांस रहता है, मतलब कि 11th के लेवल का रहता है। 11th में जो आप मोशन पढ़ोगे, अलग से आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, अलग से आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी, तो उसमें जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसी के लेवल का ये पेपर है वो आता है। एंड इस पेपर को इसलिए टफ बनाया जाता है क्योंकि पूरे MP में 100 बच्चों को सिलेक्शन होता है JEE में, 100 का नीट में और 100 का क्लेट में। इसलिए पेपर को कठिन बनाना होता है ताकि 100 बच्चों को आसानी से चुन लिया जाए, ठीक है। तो पेपर आपका क्लास 10th का एडवांस रहेगा, यानी कि 11th के लेवल का रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो क्लास 10th में जो भी चैप्टर्स हैं आपके, जैसे कि मैथ के सिलेबस में आपकी मैथ की बुक में जितनी भी चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की बात करें तो जो आपकी साइंस की बुक होती है ना, उसमें अलग अलग ही चैप्टर दिए रहते हैं, कौन से केमिस्ट्री के हैं, कौन से फिजिक्स के हैं और कौन से बायोलॉजी के हैं। आपको पता भी होगा शायद, पहले है वो केमिस्ट्री रहती है, उसके बाद जो बीच में चैप्टर रहते हैं, ठीक है, वो आपके बायोलॉजी से रहते हैं, एंड जो लास्ट में चैप्टर्स रहते हैं वो आपके फिजिक्स से रहते हैं। तो इस तरीके से आपकी कक्षा 10वीं की जो NCERT की बुक है साइंस की, उसको बनाया गया है। तो उस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हीं से इस पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन बच्चों का बहुत ही ज़्यादा रहता है, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इस परीक्षा के लिए मार्केट में कौन सी बुक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस परीक्षा के लिए मार्केट में कोई भी बुक नहीं आती है, ठीक है। इसके लिए कोई भी मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है। तो बुक्स आप कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़ना है? तो पहला तो है NCERT की बुक्स। NCERT की जितनी भी बुक्स हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए पेपर में मैथ आ रहा है तो आप NCERT की मैथ पढ़ लीजिए। मान लीजिए आपके पेपर में सोशल साइंस है, जैसे कि क्लेट के में है, तो आप NCERT की जो कक्षा 10वीं की सोशल साइंस है उसको पढ़ सकते हो। उसी के जो चैप्टर्स हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन में आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो। अब रेफरेंस बुक क्या होती हैं? तो देखो, बहुत सारी पब्लिकेशन की अलग अलग बुक आती हैं, ठीक है, जिसमें आपको साइंस के क्वेश्चन दिए रहेंगे, कुछ में फिजिक्स रहेगी, कुछ में केमिस्ट्री रहेंगी। एंड इसी तरीके से बहुत सारी बुक्स आती हैं मैथ के लिए भी, ठीक है। आप चाहे 10वीं की देख लो या फिर 11वीं की देख लो, तो इन बुक से आप पढ़ सकते हो। एंड मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि आपको पहले एक अच्छी बुक है वो सर्च करनी होगी, है ना। और हो सकता है कि आप जिस बुक से पढ़ो उससे बिल्कुल भी पेपर में ना आए, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो बच्चे थे वो ये गलतियाँ कर चुके हैं, तो इन गलतियों की वजह से उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप ये गलती ना करो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको जो बुक्स पढ़नी है वो NCERT की बुक्स पढ़नी है, ठीक है। NCERT ही आपके लिए गुड है। तो आप 10th की NCERT पढ़ सकते हो, इसके साथ ही आप 11th की NCERT भी पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं एंड अगले पॉइंट में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस पेपर। अब देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि बुक्स कौन सी है, सिलेबस कौन सी है। उसके लिए बस आपको प्रीवियस पेपर को एक बार अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि वाई PYQ इम्पोर्टेंट। मैं आपको पहले ही बता दूं कि प्रीवियस पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो ये है कि देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता चल जाएगा। जब आप पुराने पेपर देखोगे, ठीक है, तो आपको इस सिलेबस है वो पता चल जाएगा कि इसका क्या सिलेबस है। दूसरा, आपको पेपर देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी बुक्स से पढ़ना है और पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ईजी आते हैं, मीडियम आते हैं या फिर हार्ड आते हैं, ठीक है। तो ये जो पेपर हुआ है मेनली वो 2018 में हुआ था, 19 में हुआ था, एंड 20-21 में ये पेपर नहीं हुआ था, कोविड की वजह से परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन हुआ था। एंड इसके बाद जो आपका पेपर हुआ था वो 2023 में हुआ था, ठीक है, शायद 22 में भी हुआ होगा। तो टोटल जो परीक्षा हुई वो सिर्फ 4 बार ही हुई है। कितने बार हुई है? 4 बार। अब प्रीवियस पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, इनका PDF आपको कैसे मिलेगा, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ आपको उसके लिए क्या करना है, ठीक है। तो जो PDFs हैं वो आपको कैसे मिल सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।
एंड इन पीडीएफ का सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा उसकी जानकारी मैं ये आपको दे देता हूँ। तो देखिए जो पीडीएफ है एंड जो सॉल्यूशन है इसको कम्प्लीटली हमने कराया हुआ है। तो फिलहाल अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो मैं उसकी प्रोसेस आपको बता देता हूँ कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा एक ऐप डाउनलोड करना है पीडीएफ के लिए। हमारे ऐप का नाम है ओन स्टडी, ठीक है, जो हमारा चैनल का नाम है ओन स्टडी वही हमारे ऐप का नाम है। तो सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम है ओन स्टडी, ठीक है। स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिए, OWNSTUDY। ये ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है ओन स्टडी, या फिर आपको इस वीडियो के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने ऐप का लिंक है वो डाल देंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्टली हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ऐप है, आपको यहाँ पर डाउनलोड का बटन आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड करके ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और आप चाहे तो रेटिंग भी दे सकते हो, ठीक है। और प्लीज़ यहाँ पर रेटिंग वगैरह दे दीजिएगा, और रिव्यू वगैरह भी आप देना चाहें तो दे सकते हो। 5 स्टार रेटिंग जरूर कर देना, ताकि जब और कोई बच्चे इस ऐप को सर्च करें तो उनको ये आसानी से ऐप मिल जाए, उनको परेशान ना होना पड़े। तो आपका भला तो हो ही रहा है, साथ में दूसरे बच्चों का भला करने के लिए आप ऐप को रेटिंग एंड अपना एक अच्छा सा रिव्यू भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। लोगो आप देख लीजिए और नाम देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही ऐप डाउनलोड कर लोगे आपको ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन शो होंगे, लॉगिन विद व्हाट्सअप। तो आप चाहे तो अपने व्हाट्सअप नंबर से ऐप में लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो यूज़ अनदर मेथड। इस पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है, आप जो भी अपना मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे। इस पर आपको क्लिक करना है, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उस पर OTP आएगा और वो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करके आप लॉगिन है वो कर पाओगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना नाम वगैरह भी डालना होता है, वो सारी चीज़ें आप आसानी से फिल कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, 6261819165। देखो मैं यहाँ पे डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता चल पाता कि कैसे क्या करना है। काफ़ी बच्चे तो स्मार्ट होते हैं, वो खुद कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक एक चीज़ बतानी होती है, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका व्हाट्सअप से लॉगिन नहीं होगा तो आपको यूज़ अनदर मेथड करके अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड OTP आके आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको नाम वगैरह डाल देना है और जो भी पूछे आपको डालते जाना है, ठीक है। जैसे आप सारी जानकारी फिल कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखो हमारी जो कोर्सेज़ वगैरह हैं, काफ़ी सारी कोर्सेज़ हमारे ऐप पर डले रहते हैं, वो आप सारी कोर्सेज़ भी देख सकते हो, उनका प्राइस वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। और आप चाहे तो खरीद भी कर सकते हो, जो अगर कोर्स आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट है तो आप खरीद सकते हो। तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ओन स्टडी, इसके बगल में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, 3 लाइन्स इस तरीके की, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पल्लवी मैम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम होगा वो आपको यहाँ पे अपना नाम है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये वाला पेज ओपन हो जाए, यहाँ पे जो ये फ्री मटेरियल लिख के आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है। इस फ्री मटेरियल पर आप क्लिक कर देना तो आपको आगे क्या मिलेगा, आगे आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, MP सुपर 100 एग्जाम दिख रहा है ना, MP सुपर 100 एग्जाम। इस तरीके का ये फोल्डर मिल जाएगा और आप इस पर क्लिक करोगे तो ईजिली आप PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है PDF डाउनलोड करने की, कैसे आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा पीछे आते हैं, एंड मान लीजिए आपको इस एग्ज़ाम की कोई भी जानकारी चाहिए और आप कुछ बात करना चाहते हैं मुझसे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है चैट का, ठीक है। देखो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा चैट का, इस चैट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड फिर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। आप अपनी लाइव चैट के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो, आप अपने मैसेजेस हैं वो मुझे भेज सकते हो। तो जैसे ही आपका मैसेज मुझे मिल जाएगा मैं आपका तुरंत है वो रिप्लाई वगैरह भी कर दूंगा एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको सॉल्व भी कर दूंगा। तो इस चैट का भी आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, यानी आप इस परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद से पढ़ना। तो खुद से आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है, उनको समझना है और प्रैक्टिस करनी है। और किसी भी परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी सेल्फ स्टडी होती है, तो इसको विशेषकर खास ध्यान रखना कि आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है।
अब कितने घंटे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी करना जरूर है, चाहे आप 1 घंटे करो, 2 घंटे करो या 3 घंटे करो, तो डेली सेल्फ स्टडी करना है। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरा है ऑफलाइन। ऑफलाइन से मतलब ऑफलाइन कोचिंग से है। मान लीजिए आप जिस शहर में रह रहे हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे कोचिंग्स होंगे, है ना। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है इस एग्ज़ाम में कि आपको सिर्फ सुपर 100 एग्ज़ाम के लिए कोई ऑफलाइन कोचिंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि टीचर्स इसकी प्रिपरेशन नहीं कराते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर में होम ट्यूशन वगैरह ले सकते हो, कोई आपकी दीदी भैया है उनसे भी पढ़ सकते हो। बट एक बात का याद रखना, जिससे भी आप पढ़ रहे हो बड़े सोच समझ के उसको चूज़ करना, है ना। आप ऐसा टीचर ही चूज़ करना जो आपको सिर्फ इसी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ाए। क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सब कुछ पढ़ा देते हैं और फिर वो पेपर में नहीं आता, है ना। तो अगर आप सिर्फ पेपर के लिए पढ़ रहे हो तो ट्यूटर को बड़े ध्यान से चुनना, जिस भी ट्यूटर से आप ऑफलाइन पढ़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ऑनलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, देखिए ऑनलाइन के मैं कुछ आपको बेनिफिट बता देता हूँ। ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे कि आप ऑफलाइन में आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से आपको ऑनलाइन में क्या होता है, आपको लाइव पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपकी लाइव क्लासेस होती है जिसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में देख सकते हो और पढ़ सकते हो। दूसरा, ऑनलाइन पढ़ने का क्या फ़ायदा रहता है कि इसमें आपकी जो फीस है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हो तो उसकी जो फीस रहेगी वो 500 से 1000 रुपये तो रहेगी ही। मैंने 5000 लिख दिया, 500 से 1000 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये फीस रहेगी वो मंथली बेसिस पर रहेगी। जबकि ऑनलाइन में क्या होगा कि आपको सिर्फ एक बार ही फीस देनी होगी, एंड जो फीस रहेगी वो 500 से 1000 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। और आपकी कैसे रहेगी, वन टाइम। चाहे आपका पेपर 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, आपको सिर्फ इतनी ही फीस देनी है, ठीक है। और आपको पूरी प्रिपरेशन है वो करा दी जाएगी। इसमें क्या होता है, आपको हर मंथ फीस है वो देनी होती है। एंड ऑनलाइन पढ़ने से आपको एक फ़ायदा और रहता है कि आपको कंपटीशन का पता चलता रहता है, ठीक है। मान लीजिए आप जहाँ पे भी कोचिंग पढ़ रहे हो वहाँ पे मान लो 10 बच्चे हैं, तो आपका सिर्फ 10 बच्चों से ही कंपटीशन होगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे पूरे एमपी के बच्चों से कंपटीशन होगा, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको अभी और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऑनलाइन पढ़ने से आपको कंपटीशन का भी पता रहता है। एंड एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे आपको चैनल मिलेंगे जो आपको क्वेश्चन बताएंगे और उनका आंसर बता देंगे। एंड मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ तो आप उनके क्वेश्चन देखो, मान लीजिए उनने 2022 में जो पेपर के क्वेश्चन डाले हुए हैं, जो वीडियोज़ डाले हुए हैं, उन वीडियोज़ को आप देखो, फिर पेपर मिलाओ उस साल का, आपको पता चल जाएगा कि उनका पढ़ाया हुआ कितना आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बच के रहना है। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी जो कि परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे चैनलों से बच के रहना है जो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाते हैं और वो क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आते। और यूट्यूब पर आपको हमारे भी काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। और इस परीक्षा की प्रिपरेशन कराने के लिए हम अपना एक बैच भी लॉन्च करते हैं जो कि हर साल आता है। एंड मैं आपको पिछले साल का रिजल्ट बता देता हूँ कि पिछले साल हमारे यहाँ से जो बैचेस एंड यूट्यूब है उससे रिजल्ट क्या रहा। तो पिछले साल हमारे यहाँ से 50 सिलेक्शन हुए थे, है ना। उन बच्चों ने या तो यूट्यूब से पढ़ा था या फिर हमारे बैच को ज्वाइन किया था। तो बैच और यूट्यूब को मिला दें तो टोटल 50 से ज़्यादा ही, है ना। कुछ बच्चों का सिलेक्शन और हुआ होगा, तो एक रफ फिगर जो हमारे पास है वो 50 बच्चों का है। तो 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था टोटल यूट्यूब एंड बैच से मिला के। एंड अगर हमसे बैच की बात करें कि जो हमारा पेड बैच था, ठीक है, पेड तो नहीं कहेंगे, बहुत ही कम प्राइस था, 249 रुपीज़ में हमने पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई थी। देखिए हमारा हमेशा से मानना रहा है अफोर्डेबल एजुकेशन टू एवरी स्टूडेंट, मतलब हम सभी बच्चों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ा पाएँ। तो सिर्फ 249 रुपये में हमने इस परीक्षा की पूरी कंप्लीट तैयारी है वो बच्चों को कराई थी। एंड इस बैच से जो सिलेक्शन हुए थे वो 36 सिलेक्शन हुए थे। 36 बच्चों का सिलेक्शन इस बैच से हुआ था, जो बच्चे आज भोपाल और इंदौर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं तो टॉप 10 में हमारे बैच के 6 बच्चे थे। 6 ऐसे बच्चे थे जो कि टॉप 10 में आए थे, जिनकी रैंक 1 से लेके 10 तक के बीच में थी। तो बहुत सारे बच्चे आज भोपाल या इंदौर में पढ़ रहे हैं और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ बच्चों का फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखा देता हूँ जो कि हमारे बैच के ही बच्चे हैं। एंड ये फ़ोटो जब रिजल्ट आया था उस टाइम पे मैंने बनाया हुआ था। एंड इसमें बहुत सारे बच्चे तो मिसिंग हैं, कुछ ही बच्चों ने जिन्होंने फ़ोटो वगैरह भेजा था या मेरे पास था, उन्हीं का मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाया हुआ है। जैसे मयंक शर्मा है, ये हमारे बैच की स्टूडेंट हैं। इनकी जो जेईई के पेपर में रैंक थी
मतलब जो सुपर 100 में जेडबली का पेपर होता है उसमें जो रैंक थी वो 6th रैंक थी। ठीक है, दूसरे हमारे हर्षित गुप्ता है, इनकी जो नीट में सुपर 100 नीट का जो पेपर था उसमें इनकी रैंक थी वो 5 थी। एंड हमारे थर्ड है रामजी पांडे, इनकी जो रैंक थी वो 4 थी और किसमें, क्लैट में थी। यहाँ पे मैंने आपको 3 बच्चों को दिखा दिया है, 3 बच्चे और थे। ठीक है, उनका फोटोज वगैरह मेरे पास उस टाइम पे नहीं था। ओके, एंड उसके बाद भी हमारे पास कुछ और बच्चे थे, जैसे कि अनोज सोनी, इनकी रैंक 17 थी क्लैट में, जेडबली में, क्लैट एंड बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो देख सकते हो। ये हमारे सारे टॉपर्स हैं 2023 के, यानी कि इससे पिछले साल के। और मैं आपको 2024 का टॉपर भी बताने वाला हूँ, 2024 में कौन टॉपर आएगा। अब आप सोचेंगे कि सर अभी तो एग्जाम नहीं हुआ, फिर आप टॉपर कैसे बता दोगे। देखो बेटा, मैं अभी आपको टॉपर बता देता हूँ कि 2024 में टॉपर कौन आएगा, है ना। मुझे इतना एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ टॉपर ऑफ 2024 कौन होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, है ना। जो बच्चा इन चीज़ों को फॉलो करेगा वो अगले साल टॉपर में आएगा और उसका फोटो भी यहाँ पे लगा दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्यों करना है, क्योंकि देखो पूरे एमपी में से 100 बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो अगर आप कुछ भी पढ़ोगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको वही पढ़ना है जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि पेपर में आ सकता है। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, फालतू का बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जैसे कि मान लो आपके पास एक घड़ा है, ठीक है, और उस घड़े में आपने आधा गंदा पानी भर लिया और आधा साफ पानी भर लिया, तो फिर वो पानी आपके किसी काम का नहीं रहेगा। या तो आप घड़े में पूरा गंदा पानी भर लो, या फिर पूरे घड़े में आप साफ पानी भर लो। या मतलब कि आप बहुत अच्छा पढ़ो या फिर बिल्कुल ना पढ़ो, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अब मनुष्य की, बच्चों की पढ़ने की क्षमता एक निश्चित होती है, एक घड़े के बराबर होती है। आप उसमें पूरी दुनिया का पढ़ लोगे तो फिर उसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे और वो आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए पढ़ना कम है लेकिन इम्पोर्टेंट पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है जो कि पेपर में आए। दूसरा आपको क्या करना है बच्चों, हार्ड वर्क जरूर करना है। अब हार्ड वर्क क्या है कि मान लो आपने जो भी सिलेबस वगैरह चुना कि इसको मुझे पढ़ना है, अब आप उसको 1 ही घंटे पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है, कम से कम आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है। तो आपको हार्ड वर्क है वो जरूर करना है। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा टाइम आप इस परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए दोगे, तो ही आपकी चांस है कि आप 2024 में टॉपर हैं वो आ पाओ। तो इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करके, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और प्रैक्टिस, इन तीनों चीज़ों को करके आप भी 2024 में टॉपर बन सकते हो। सुपर 100 एग्जाम में, टॉप 10 में, टॉप 100 में आ सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नाम बताने वाला हूँ कि 2024 में कौन टॉप करने वाला है। ठीक है, तो 2024 में जो टॉप करने वाला है वो आप हो। मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत करोगे, आपका ड्रीम है कि आप सुपर 100 एग्जाम के थ्रू जाओ और जेडबली, नीट और क्लैट के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, तो मुझे पक्का पता है कि आपका सिलेक्शन होना है। बस आपको ही खुद एक्सेप्ट करना होगा कि आप इस परीक्षा में सेलेक्ट हो सकते हो। इस परीक्षा में सेलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मयंक शर्मा, जिनकी अभी मैंने पीछे बताया था, उसका इंटरव्यू किया था। वो लड़का ऐसा था कि उसको तो कुछ इस परीक्षा के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, उसने मुझसे कई बार बात की, कई बार मेरी उससे बात हुई, मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसे पढ़ना है, कि ये सारी चीज़ें कर लो। और जब वो बच्चा टॉप 10 में आ सकता है तो आप क्यों नहीं आ सकते। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास होगा तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सुपर 100 एग्जाम में सिलेक्शन लेने से रोक पाए। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी जानकारी इस परीक्षा की दे दी है। एंड इस परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए हमने कुछ बच्चों का एक ग्रुप बनाया हुआ है अपने व्हाट्सएप पे। तो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, एमपी सुपर 100 एग्जाम 2024 के नाम से हमने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आपके जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हैं। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम अपडेट्स वगैरह एंड जो भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें रहती हैं वो डालते रहते हैं। तो आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की और वीडियोज़ भी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लाता रहूँगा। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचता रहे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।